जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया है। अब उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी को पढ़ना है। बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी क्या है? अब देखेंगे दो हमारे पास कोई एटम है। अब एटम केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने में से एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये तो आपको पता है। अब ये दो सपोज करिए एटम है। अब ये एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते ही इसलिए है ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके और स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, क्योंकि स्टेबल चीजें जो होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ये तो आपको पता है। अब देखें, अब ये दो एटम जब आपस में करीब आ रहे हैं, तो करीब आते हुए जब एक बॉन्ड बनाएंगे तो इन करीब आने के दौरान जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ड्यू टू दिस रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वहां पर एनर्जी क्या हो रही है जी, वहां पर इंक्रीज हो रही है। या आप दूसरी वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि जब दो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपस में करीब आ रहे हैं तो वो आपस में अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अब जब उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो उस टाइम उन्होंने जितनी एनर्जी रिलीज की होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। या आप दोबारा ये कह सकते हैं कि अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया है उस बॉन्ड को आपने दोबारा ब्रेक करना है, तो उस ब्रेक करने के लिए भी आपको जितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो जितनी इसने रिलीज की होगी वही आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस बॉन्ड को क्या कर दे, ये ब्रेक हो जाए। तो हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है जी? Bond energy is the energy required to break one mole of bond in a substance in the gaseous state into atom in the gaseous state is called bond energy। क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास जब कोई एक मोल सब्सटेंस हो गैसियस स्टेट के अंदर, उसको गैसियस फॉर्म के अंदर एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको देनी पड़ती है। उसके एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करके उसको एक मोल एटम में चेंज करना, उसको हम बोलते हैं जी, उस वाली एनर्जी को हम बोलते हैं जी बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट टू वन मोल एटम इन गैसियस स्टेट, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। या आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? अब ये जो जितनी एनर्जी ये हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है उसको हम क्योंकि एनर्जी में देनी पड़ी, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। और ये 436 हाइड्रोजन का गैस के अंदर हमें 436 किलोजोल पर मोल एनर्जी, मतलब ये इसका यूनिट है बॉन्ड एनर्जी का। अब अगर हम लोगों ने ये दो हमारे पास एटम की फॉर्म में दो एटम अलग-अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए, हमने एक बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया टू एटम्स के, अब उन्होंने दोबारा आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया तो उस दौरान वो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे? वो इतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे 436 किलोजोल पर मोल एनर्जी दोबारा रिलीज करके वो दोबारा से क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। इसका मतलब ये है कि हम इस वाले बॉन्ड एनर्जी को हम लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये एक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने में, डिसोसिएट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है जी? हीट ऑफ रिएक्शन असल में हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट बनने के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी को रिलीज किया। अब एनर्जी रिलीज कितनी कर रहे हैं उसमें, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी दो एटम कितनी किस हद तक वो अनस्टेबल थे, उन्होंने जब बॉन्ड बना लिया तो उन्होंने कितनी एनर्जी रिलीज की है, उसी को हम बोलते हैं जी हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम हीट ऑफ प्रोडक्ट और उसमें से हीट ऑफ रिएक्टेंट को क्या करते हैं, जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है। असल में इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक बात याद रखिएगा, मैंने जैसे यहाँ पर प्लस 436 है, मतलब इतनी एनर्जी में देनी पड़ रही है और यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन दोनों के आपस में क्या होती है, इक्वल होता है। बॉन्ड एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, या हम ये भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। यूनिट इसका क्या होता है, किलोजूल पर मोल। एक बात याद रखनी, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें थिंग है वो ये है, ओनली डिटरमिन एवरेज बॉन्ड एनर्जी। हम इसके अंदर सिर्फ एवरेज बॉन्ड एनर्जी को ही क्या करते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। हम इसके अंदर पूरे के पूरे एक केमिकल बॉन्ड के अंदर हम किसी एक बॉन्ड का हमने निकाला तो उसके हम एवरेज निकालते हैं, उसको हम लोग जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको हम किस तरह समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, वो हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर था, 1 मोल गैसियस फॉर्म के अंदर हमारे पास मीथेन था, उसको हमने एटॉमिक फॉर्म के अंदर लेके गए हैं, तो उस दौरान जो हमें टोटल हीट देनी पड़ी है वो
यानी 660 हमें किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। अगर हमने इसकी एवरेज किलो जूल पर मोल एनर्जी निकालनी है, यानी कि आपको पता है कि CH4 का मतलब ये है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हमारे पास क्या लगे हुए हैं जी, लगे हुए हैं। अब इन सारों का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड ईच एंड एवरीथिंग सेम है, बट इन सारों कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो हमारे पास, जब इसको हम ब्रेक करेंगे, एक इसको जैसे CH4 से अगर हम इसको ब्रेक करके CH3 फॉर्म के और H के अंदर फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो उस दौरान ये एनर्जी रिलीज करेगा 427, यानी इसकी किलो जूल एनर्जी कितनी होगी, 427 होगी। अगर हम लोग फिर दोबारा CH3 से इसको अगर हम ब्रेक करना चाह रहे हैं तो उस दौरान जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 460, इतनी नहीं देनी पड़ रही, हमें 460 देनी पड़ रही है। इस तरह हमें फिर CH2 से CH में जाने के लिए हमें 460 नहीं देनी पड़ रही बल्कि 435 देनी पड़ रही। इसका मतलब ये है कि इन सारों की बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ तो सेम हो सकती है, लेकिन इनकी हर एक की बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एनर्जी हम निकालते हैं, वो किस तरह निकालते हैं, वो हम इस तरह निकालते हैं कि हम लोग टोटल जो बॉन्ड एनर्जी है, टोटल जो हमारे पास रिलीज हो रही है, उसको हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। कैसे, यहाँ पर जो टोटल रिलीज हो रही थी वो 60 हो रही थी और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, उसको हमने 4 पे क्या करवा दिया है, डिवाइड करवा दिया है। दिस 415 इज द एवरेज CH बॉन्ड एनर्जी इन CH4। मीथेन के अंदर जो हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ रही है उसको हम कह रहे हैं 415 किलो जूल पर मोल। इस तरह मैंने इसी बात को यहाँ पर अंडरस्टैंड आपको इस तरह से करवाया है। डोंट ट्राई टू मेजर द हीट नीडेड टू ब्रेक जस्ट वन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। हम लोग कभी भी कोई मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन वन हमारे पास बॉन्ड है तो हम किसी एक कोई बॉन्ड एनर्जी को निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों, वो मैंने रीजन आपको बताई कि आप लोगों का हर एक की जो बॉन्ड एनर्जी है, हर एक बॉन्ड की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपने निकाला तो आप एवरेज निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं उसको ब्रेक होने के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर के केस में देखें तो वाटर के अंदर हमारे पास OH और OH दो हमारे पास बॉन्ड है, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के अंदर हमने इस 2 वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक किया या हम 1 वाले ब्रेक कर लेते हैं, सपोज करें 2 वाले को ब्रेक किया तो ये हमारे पास OH हमारे पास वैसे ही था, हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया और उस दौरान जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई है वो 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। बट अब हमारे पास ये जो OH है इसके दरमियान वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है, तो इसके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 428 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों की 1 और 2 को ब्रेक करने के लिए हमें डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी इसकी रिक्वायर्ड थी। अब हमने अगर इसकी OH की एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाली है, बॉन्ड एनर्जी निकाले तो वो इसकी क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी। वो कैसे हम निकालेंगे, वो हम इस तरह निकालेंगे कि OH जो है हमारे पास वो कैसे निकालेंगे, 500 प्लस 428 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH जो कि 464 किलो जूल पर मोल है। इसी बात को मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा रहा था। ये जो 1660 आया है ये हमारे पास इन सारों के हर एक के बॉन्ड के डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से इनका टोटल का सम आया है। हमने इस सम को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 415 इज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिस तरह बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, सेम है उसी तरह ही। जैसे फर्स्ट हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। हमने नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर की जब हमने बॉन्ड लेंथ के अंदर बात की थी तो मैंने बताया था जितनी हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड एनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब है जितनी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन कार्बन या किसी भी दो एटम के दरमियान ज़्यादा होंगे उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। कैसे, अगर हम कार्बन कार्बन की बात करें या कार्बन इसकी कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इन कार्बन कार्बन के दरमियान की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरी वर्डिंग में आप ये समझ लें कि मुझे ये और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड है तो हमें इसको ब्रेक करना ईजी है। अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन दो चीज़ों को ब्रेक करना हमारे लिए और मुश्किल है। अगर हम इन तीन की चीज़ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन तीन को ब्रेक करना हमारे लिए और टफ हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बढ़ रहे हैं, बिटवीन टू एटम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ के साथ इसका रिलेशन जो है वो इनवर्स में है। जैसे अगर हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन देखें तो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। जिस चीज़ की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। सिंपल थिंग है। बॉन्ड लेंथ कम का मतलब ये है कि उन न्यूक्लियाई के दरमियान की आपस में अट्रैक्शन या उन एटमों के आपस में अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बॉन्ड लेंथ कम का मतलब ये है कि उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो
जैसे हम CF की अगर बात करें तो CF की जो बॉन्ड लेंथ थी वो बहुत कम थी, ठीक है। जब हमने CF, CCl और CBr और CI का हमने बॉन्ड लेंथ के अंदर हमने रिलेशन देखा था, तो इसका रिलेशन इस तरह आया था कि CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम थी, उसके बाद CCl की ज़्यादा थी, उसके बाद लेकिन यहाँ पर हमने बॉन्ड एनर्जी का जब देखना है तो CF की बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से यहाँ पर CF की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी और इससे कम इसकी होगी, ठीक है जी। अब अगर हम इसी तरह मेरे पास CH4 है, वाटर है और मैं HF की एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो देखूँ तो वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 0.109 नैनोमीटर आ रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो हमारे पास 0.096 नैनोमीटर आ रही है। मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 0.0917 नैनोमीटर आ रही है। अब देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ 0.109 है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है 415 किलो जूल पर, यानी इस कार्बन और हाइड्रोजन को बोरोन के ब्रेक करने के लिए मुझे सिर्फ 415 किलो जूल पर मोल एनर्जी में क्या है रिक्वायर्ड है। बट अगर मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान निकाला तो उसकी बॉन्ड लेंथ देखिए जरा 0.109 और यहाँ पर 0.096, बॉन्ड लेंथ कम हुई है और बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस तरह यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हुई है और बॉन्ड एनर्जी और बढ़ गई है। तो इस तरह एक और मैंने यहाँ पर जब डिस्कस किया था मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जब मैंने जिक्र किया था हाइड्रोजन के केस के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था कि वहाँ पर मैंने बताया था कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से और नॉन पे पर्सन ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या होती है जी, ज़्यादा होती है। तो रिलेशन इसका एक्चुअल में क्या आया था, क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन था, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आयोडीन। अगर हमने बॉन्ड लेंथ के लिए जब इसका रिलेशन लिखा तो हमने इस तरह लिखा था कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और उसके बाद हमारे पास किसकी आई थी, हमने लिखा था ब्रोमीन की कम है, उसके बाद हमारे कहा था फ्लोरीन की उससे ज़्यादा होती है सॉरी, और आयोडीन की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, अगर हम इसका रिलेशन अगर हम बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की कम, उससे कम फ्लोरीन की, सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। अब Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 243 है, ब्रोमीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 194 किलो जूल पर मोल है और फ्लोरीन की जो है 157 है और आयोडीन की कितनी है 153 है। तो ये बॉन्ड एनर्जी मैंने बताई है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर रही है, इस चीज़ को बता रही है कि वाकई ये रिलेशन क्या होता है, ठीक होता है। होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ रही है। अभी हम इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू डिटरमिन द बॉन्ड एनर्जी। अगर आप लोगों ने किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी डिटरमिन करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि बाय एटोमाइजेशन, आप लोग उसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन से कर सकते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द मॉलिक्यूल इन एटम। अगर आप किसी चीज़ के मॉलिक्यूल को किसी एटॉमिक फॉर्म के अंदर लेके जा रहे हैं उस दौरान जितनी आपको हीट देनी पड़ रही है उसी को आप क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। आप इस हीट ऑफ एटोमाइजेशन को क्या करें जी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिवाइड करके आप लोग यू कैन कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, जिस तरह ये मैंने यहाँ पर अभी करके दिखाया आपको। ये फर्स्ट मेथड है टू डिटरमिन द बॉन्ड एनर्जी। देखें इसकी टोटल हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ रही है 60, इसको मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ डिवाइड कर दिया। दिस इज द 415, दिस 415 इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। सेकंड एक और मेथड होता है जिसकी मदद हम हीट ऑफ कंबस्शन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बॉन्ड एनर्जी को डिटरमिन करने का फर्स्ट मेथड था हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया अभी। इसके बाद एक और मेथड है जो मोस्टली यूज होता है बॉन्ड एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए, वो है हीट ऑफ कंबस्शन। देखिए जी, बाय हीट ऑफ कंबस्शन आप लोग बॉन्ड एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हाइड्रोकार्बन होंगे, तो हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करके उनसे निकलने वाले जो हीट है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन डिटरमिन द बॉन्ड एनर्जी। तो देखें जी, सबसे पहले कंबस्शन क्या है, किसी भी सब्सटेंस को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्शन। किसी भी जब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो वो कार्बनिक ऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, और वो उस तक करता है कार्बनिक ऑक्साइड जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो। अगर ऑक्सीजन जो है वो अगर हम लोग जो है वो लिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कार्बन को एक्सेस फॉर्म के अंदर, यानी ऑक्सीजन को हम लोग एक्सेस फॉर्म में अंदर देंगे, यानी कि बाई एयर के अंदर हम लोग उसको क्या करवाएंगे, कंबस्शन करवाएंगे। तो जैसे हमारे पास मीथेन ही था, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने उस हीट ऑफ एटोमाइजेशन की मदद से हम लोगों ने उसको क्या किया था, उसकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाली थी। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम क्यों निकालते हैं, ये भी मैंने आपको रीज़न आपकी उसको बताई थी कि क्यों हम निकालते हैं, क्योंकि हर एक की हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। अब देखिए, जब मीथेन को हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने बर्न कराया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, उस दौरान हीट रिलीज हो रही है, वो
90 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्टन बोलते हैं। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो चेंज हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन है वो चेंज हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। हमें क्या ये उसका हमने इस मीथेन को कार्बन के अंदर लेके जाना है और हाइड्रोजन के अंदर ले जाने कि उसको हमने एटोमाइज करना है। तो हम सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इसको हीट देंगे और इस हीट से हम लोगों के पास क्या होगी, ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आ जाएगी। इतनी दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर जो है वो प्लस 392 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास लिखी हुई है। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे था हमारे पास वाटर, क्योंकि कार्बन हमारे पास अब एटॉमिक फॉर्म के अंदर आ गया है, लेकिन अभी तक ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर आई है, ये अभी तक गैसेस फॉर्म के अंदर नहीं गई। अब हमारे पास, क्योंकि हमने कहा था कि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हमारे पास किसी एक मोल हमारे पास गैसियस सब्सटेंस को 1 मोल एटॉमिक सब्सटेंस के अंदर क्या कर जाए, गैसियस फॉर्म के अंदर लेके जाए। अब हमारे पास वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म से हमने गैसियस फॉर्म के अंदर लेके आए, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास फॉर्म हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, उस तरह हमें एनर्जी देनी पड़ी है 570 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जो 2H2 था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, उसको हमने गैसेस की फॉर्म में लेके गए और हमारे पास क्योंकि 4 हाइड्रोजन के हमारे पास एटम है तो ये 4 एटॉमिक फॉर्म के अंदर गैसेस के अंदर चले गए। उस तरह जो हमें एनर्जी देनी पड़ी है वो हमारे पास 870 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है। अब कार्बन क्योंकि हमारे पास गैसेस फॉर्म में चाहिए तो हमने इस कार्बन को सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म के अंदर ले जाए। इस तरह जो हमें एनर्जी देनी पड़ी है वो 718 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी। इस तरह हमारे पास जो कार्बन जो मीथेन था वो कार्बन के अंदर चला गया है और जो हाइड्रोजन था वो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म के अंदर चला गया है। बाकी ये सारे काट जाते हैं, जैसे ये कार्बनिक साइड, ये कार्बनिक साइड काट जाती है, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं ये हमारे पास ये इससे कट जाते हैं, हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है इससे ब्रेकअप हो जाएगा इसका, यानी कट जाएंगे इस तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन की गैस है ये इससे कट जाएगी, ये सारे के सारे कट जाते हैं। जो ओवरऑल हमारे पास बनते हैं, यानी कि जो मीथेन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैसियस वो जा रही है कार्बन गैसियस फॉर्म के अंदर और हाइड्रोजन की अंदर जा रही है। और उस तरह जो एनर्जी हमें रिलीज हो रही है वो टोटल जब इनको हम सम करेंगे, इन सारों को सम करके इसमें से ये वाला जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1660